वेलकम बैक टू ओलंपिया वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, उसमें आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। पिछले लेक्चर तक हमने यह देखा कि कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं, उस डायमेंशन का उपयोग, बीमा का उपयोग कैसे कैसे किस किस जगह पर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि 3 जगहों पर बीमा का प्रयोग कर सकते हैं। पहला कि बीमा की सहायता से हम यह देख सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ समीकरण सत्य है, बीमी दृष्टि से सत्य है अथवा असत्य है। तो इसके लिए क्या करते थे, दोनों पक्षों की बीमाएं क्या कर देते थे, बराबर कर देते थे। फिर दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। ये बराबर है तो वो क्या होता था, वह आपका बीमी दृष्टि से सत्य होता था, नहीं तो यदि बराबर नहीं है तो असत्य होता था। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समीकरणों के क्या कर सकते हैं, व्यंजक निकाल सकते हैं। कि कोई भी भौतिक राशि जैसे किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर करती है तो उसका हम सूत्र फार्मूला निकाल सकते हैं कि वो कैसे कैसे निर्भर करती है। क्लियर है? तीसरा हमने यह पढ़ा था कि इसकी सहायता से हम किसी एक के मात्रक को किस जगह से, एक पद्धति से दूसरे पद्धति, एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है। अब आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं भी इससे नहीं तो अंतराल पे, 1 साल के अंतराल पे इससे क्वेश्चन आपका जेईई मेंस या एडवांस में या नीट में तो आता है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? सार्थक अंक। देखो, सार्थक अंक का मतलब यह है कि यदि आप किसी को माप कर रहे होगे, किसी को मेजर कर रहे होगे, किसी को नापोगे, तो होगा क्या कि उसमें क्या होता है कि जो भी सार्थक अंक होगा उसमें क्या होगा कि यह क्या, अच्छा लिख लो पहले फिर बाद में बताता हूं। यह है किसी माप के विश्वसनीय तथा विश्वसनीय एवं निश्चित अंकों और प्रथम अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि हम किसी को माप रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ विश्वसनीय अंक होंगे जो निश्चित होंगे, जिसको हर कोई मापेगा। ठीक है। अंकों और प्रथम अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखो अब इसका मतलब समझो कि ये है क्या। जैसे हमने माना कि आपने किसी को नापा और उस तार का जो माप है, लेंथ की जो माप है, मान के चलो कि आ रही है 1.782। हमने मापा और किसी सेंटीमीटर, मीटर लिख दें क्या, सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर आ रही है। ध्यान देना, हमने क्या नापा, किसी तार को नापा और उस तार की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 1.782 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो मैंने नापा, इतना नापा, आप गए बेटा और आपने क्या किया, आपने मापा। तो हो सकता है कि देखो ये तो आप कितना नापोगे, कितना अंतर हो सकता है, ये तीनों अंक क्या रहेंगे, ये तो समान रहेंगे, लेकिन हो सकता है इसकी जगह पर आप 1 कर दो या इसकी जगह पर आप जो नापोगे वो 3 होगा। ऐसा क्यों आ रहा होगा, मेरी और आपके मापने में अंतर क्यों होगा? क्योंकि भैया ये तो ह्यूमन एरर है ना भाई। हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, मशीन थोड़ी ना है भाई कि जितना आप नाप लोगे वो उतना बिल्कुल एकदम से परफेक्ट होगा। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है ना, थोड़ा बहुत। तो ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, अविश्वसनीय अंक। क्या कहलाता है? अविश्वसनीय अंक।
बात समझ में आई? तो इसमें अविश्वसनीय अंक है कौन सा? अविश्वसनीय अंक का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इसको हर एक व्यक्ति दो ही मापे, हो सकता है एक माप सकता है, 3 माप सकता है, 4 माप सकता है, 5, हर एक की यूनिट अलग अलग आ सकती है भाई मापने पे, लेकिन निश्चित तौर पर उसके ये 3 जो अंक हैं जो वो कोई भी व्यक्ति मापेगा और वो यदि इतने यूनिट तक माप लेता है तो उसके 3 अंक जरूर क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित अंक। ठीक है, तो क्या होगा? ये निश्चित अंक होंगे। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? विश्वसनीय अंक यानी कि निश्चित अंक तथा अविश्वसनीय अंक। प्रथम अविश्वसनीय अंक को क्या हम कर लेते हैं? उसको मान लेते हैं और यही सब क्या कहलाते हैं? मिलकर के क्या बनाता है? सार्थक अंक। तो देखो इसमें कितने निश्चित अंक हैं? 3, 1 2 3। क्लियर हुआ? और कितने अंक अविश्वसनीय हैं? 1। तो यानी कि इसका जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट जो डिजिट है आपका, जो सार्थक अंक है वो कितने हो जाएंगे भाई? 4 सार्थक अंक। कितने हो गए भाई आपके? 4। कैसे पता सर 4 हैं? तो देखो सार्थक अंक होता क्या है? निश्चित अंक और अविश्वसनीय अंकों को जितने अंक होंगे वही क्या कहलाएगा? सार्थक अंक। अच्छा, लेकिन अविश्वसनीय अंक कौन सा? पहला वाला बस होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? निश्चित अंक कितने हो गए? 1.78, क्योंकि जो भी व्यक्ति नापेगा वो इतना तो जरूर नापेगा। ठीक है, गलती वो कहां पर कर सकता है कि 2 की जगह 3 नाप सकता है, या 3 की जगह 4 नाप सकता है, या 1 की जगह पे 2 नाप सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर अंतिम में गलती हो सकती है, लेकिन ये 3 नहीं हो सकते। तो अंतिम अंक क्या कहलाता है? अविश्वसनीय। तो 3 ये अंक हो गए और प्रथम अविश्वसनीय अंक को मिलाकर कितने हो गए? कुल 4 अंक हो गए भैया। आई होप कि सार्थक अंक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा अगली हेडिंग डालिएगा, सार्थक अंकों की विशेषताएं। हेडिंग है सार्थक अंकों की विशेषताएं। ठीक है, सार्थक अंकों की क्या विशेषताएं हैं? तो बेटा इसमें पहला क्या है कि जो आपका ये जो सार्थक अंक है, यह यंत्र की, भाई किसी ना किसी यंत्र की सहायता से ही तो आप मापोगे भाई। यदि आप किसी चीज को नापना है तो आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? यंत्र की। और यह जो सार्थक अंक हैं यंत्र की अल्पमत मान पर निर्भर करते हैं। अल्पमत मान पर निर्भर करते हैं। तो लिखिएगा सार्थक अंक यंत्र की अल्पमत मान पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? देखो अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्पमत मान का मतलब क्या है? अल्पमत मान को मैं इंग्लिश में सब लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। थोड़ा सा ध्यान देना अब, क्योंकि जब हम लोग प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इनको करेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर्स, वहां पे भी आएगा। स्क्रू गेज पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये आएगा, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आना ही आना है, हर बार आता है। आप पेपर उठा के देख लो। ठीक है, तो देखो लीस्ट काउंट का मतलब अल्पमत मान। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि वह कम से कम कितनी यूनिट सही माप कर सकता है। कोई यंत्र कितनी छोटी से छोटी यूनिट बिना किसी गलती के कर सकता है, वह उसका क्या कहलाता है? अल्पमत मान। बात क्लियर हुई कि कोई यंत्र बिना किसी गलती के कितनी सही माप कर सकता है, छोटी से छोटी कितनी सही माप कर सकता है, या किसी यंत्र की सहायता से हम कम से कम कितना नाप सकते हैं। लिख सकते हो किसी यंत्र की सहायता से हम कम से कम कितना माप सकते हैं, लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट
कहलाता है। बात समझ के आ गई? तो यही है कि जो अल्पमत जो ये सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस यंत्र से माप रहे हो। क्यों? क्योंकि हर एक यंत्र का अल्पमत मान अलग अलग होता है। हर एक यंत्र की सहायता से आप एक ही छोटी से छोटी यूनिट, जैसे कि आपके पास है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। फॉर एग्जाम्पल है ये वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो बेटा कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? उसका लीस्ट काउंट है कि आप वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से सबसे छोटा यूनिट क्या नाप सकते हो? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर आप कम से कम इतना नाप सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तो आप मापते रहो ना, उससे कोई लेकिन कम से कम कितना नाप सकते हो, यही क्या है? यही आपका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे मीटर पैमाना है, मीटर पैमाना, अरे जो आपका भैया मीटर आता है ना, जो लंबाई लेंथ नापने वाला, जिससे कपड़ा नापते हैं, ठीक है, या आप जमीन नापते हो मीटर पैमाने पर, तो मीटर पैमाने पर आप कम से कम कितना नाप सकते हो? मीटर पैमाने का जो लीस्ट काउंट है LC, वो आपका कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो यंत्र बदला। आप अभी तक क्या यूज कर रहे थे? वर्नियर कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। और जब मीटर पैमाना बदला, जब यंत्र बदल गया, मीटर पैमाना हो गया, तो कितना आप माप सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से जैसे कि आप यदि स्क्रू गेज से नापो, किससे नापो? स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज पैमाने पर जब आप मापते हो तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है बेसिकली वो आपका कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। तो आप सबसे कम यूनिट कितना नाप सकते हो? इतना माप सकते हो। बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से जब आप मापोगे, तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 4। इसके सार्थक अंक बेटा कितने होंगे? 4। और इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 3। इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 3। और इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 2। बात समझ में आई कि नहीं भाई? तो यदि हम वर्नियर पैमाने से नापेंगे और उसका जो लीस्ट काउंट इतना होगा, तो उस समय पर सिग्निफिकेंट जो नंबर होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, वो आपका कितना होगा? 3। और इस जगह पर सिग्निफिकेंट डिजिट इसके लिए, किसके लिए? मीटर पैमाने के लिए कितना होगा? क्योंकि ये 0.1 है, तो ये यहां पर 2, और यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट आपका इसके लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सॉरी 4। क्यों 4? 4 कैसे होगा? 1 2 3 4। बात समझ में आई? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सार्थक अंकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि आप उनके सार्थक अंक निकालिए। इससे आपको क्या करेंगे? आप लंबाई कितनी है, क्या कैसे है, उनको आप एक्यूरेट वैल्यू पर पहुंच सकते हो। ठीक है? तो ये सार्थक अंक किस बात पर निर्भर कर रहा है? सार्थक अंक इस बात पर निर्भर करता है कि जो आप यंत्र ले रहे हो उसका अल्पमत मान, लीस्ट काउंट कितना है। यदि लीस्ट काउंट कम है, यदि लीस्ट काउंट कितना है? कम है, तो उसके सार्थक अंक ज्यादा होंगे। यदि लीस्ट काउंट ज्यादा है तो उसके सार्थक अंक कम होंगे। ठीक है? बात समझ में आई? जैसे यहीं से देख लो, इसका लीस्ट काउंट क्या है? कम है, बहुत कम है, तो इसके सार्थक अंक क्या है? ज़्यादा हैं। और जिसका लीस्ट काउंट क्या है? कम है, जिसका लीस्ट काउंट क्या है? ज़्यादा है, उसका सार्थक अंक कितने हैं? कम है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? दूसरा है, दूसरी विशेषता है कि जो आपका सार्थक अंक है, जो आपका सार्थक अंक है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दशमलव कहां पर लगा हुआ है। यानी लिखिएगा सार्थक अंक, सार्थक अंक, अंक को दशमलव
प्रभावित दशमलव का स्थान, सार्थक अंक को दशमलव का स्थान प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जैसे सार्थक अंक बताना है तो वो दशमलव पर निर्भर नहीं करेगा कि भैया उसका दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान के चलो कि एक कोई नंबर लिखा हुआ है 1.542 सेंटीमीटर, एक लिखा हुआ है 15.42 सेंटीमीटर, एक आपको लिखा हुआ है 0.01542 मीटर। तो यहाँ पर आप के ये जो सार्थक अंक हैं ये इस बात पर निर्भर करेंगे ही नहीं कि दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है और कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जैसे माप मैं इसी माप के आधार पे है लिखा हूं, ठीक है ना, इनके सिग्निफिकेंट डिजिट मैं इसी माप के है आधार पर लिखा हूं। तो जैसे इसके 1 2 3 4, तो ये 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, तो इनका जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट जो आपके सार्थक अंक हैं वो कितने हो जाएंगे? 4, इसका भी 4 और इसका भी सार्थक अंक 4। ठीक है, अच्छा अभी बताऊंगा मैं कि यहाँ पर हम इनको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये दशमलव जो आगे वाले हैं, आगे मैं आपको नियम बताऊंगा, वहां से आप कर लोगे। बेसिकली ये वर्नियर पर्स का आप ये नहीं लिख दोगे कि वर्नियर कैलिपर्स का जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना आएगा? 3 आएगा, नहीं ऐसा नहीं हो, जो नाप के आधार पर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अभी मैं आपको पूरे नियम बताऊंगा, अभी आप धीरे करके आप जब हम इसको समराइज करेंगे ना तो वो आसानी से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये चीजें किस परिवेश में लिखी होंगी? जब वर्नियर कैलिपर से आप जो माप रहे हो, जो आप वर्नियर कैलिपर से माप रहे हो वो कितना है? 1.54 सेंटीमीटर नाप रहे हो वर्नियर कैलिपर से। मीटर पैमाने से आप किससे? मीटर पैमाने से जब आप माप रहे हो तो आप क्या नाप रहे हो? 1.5 सेंटीमीटर नापोगे। ठीक है, इसी माप को हम माप रहे हैं। जैसे मान के चलो किस माप को? 1.542, इसको हमको क्या करना है? मापना है। ठीक है, तो हर एक के लिए इसकी जो वो होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर हुआ? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहला की जो सार्थक अंक है वो किस बात पर निर्भर करता है? यंत्र की अल्पमत मान पर निर्भर करते हैं, और सार्थक अंक को दशमलव का स्थान प्रभावित नहीं करता है। ये सार्थक अंक इस बात पर निर्भर ही नहीं करते हैं कि दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है या कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। अगली विशेषता यह है कि जो सार्थक अंकों की जो माप होगी, सार्थक अंकों की संख्या जो है माप की यथार्थता का बोध कराती है। तो लिखिएगा, सार्थक अंकों की संख्या माप की यथार्थता ये जो भी है यथार्थता होता है, यथार्थता का बोध कराती है। मतलब कि जितने ज्यादा आपके सार्थक अंक होंगे वह माप उतनी ही ज्यादा शुद्ध मानी जाएगी। लिखिएगा, यदि किसी भौतिक राशि की माप में अधिक सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी तो वह अधिक यथार्थ होगी। या थोड़ा हिंदी देख लेना, ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि यदि आपने किसी भौतिक राशि को मापा बेटा, और उस माप जब मापा और उसके सार्थक अंक निकाले, सार्थक हमने ज्ञात किया, तो जब हम सार्थक अंक ज्ञात करेंगे तो यदि उसके सार्थक अंक अधिक होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, अधिक होंगे, तो वह माप भी उतनी ही ज्यादा शुद्ध होगी। यही बात ये लिखी हुई है। और यदि कम होंगे तो क्या हो जाएगा, तथा कम सार्थक अंकों वाली माप अपेक्षाकृत कम यथार्थ होती है, कम यथार्थ होती है, जो भी है यार यथार्थ होती है। ठीक है, जितने ज्यादा सार्थक अंक उतनी ज्यादा शुद्ध माप हुई है, और यदि जितने कम सार्थक अंक होंगे उतनी ही अशुद्ध, मतलब उतनी ही गंदी तरीके से माप हुई है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5.6 गुणे 10 की पावर 3 kg, ठीक है, और कहीं पर लिखा हुआ है 5.6 गुणे 10 की पावर 3 kg। बात तो देखो सबकी बात एक ही है, 5.600 गुणे 10 की पावर 3 kg। अब कोई ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यदि हम किससे नाप रहे हैं तो वो कितना शुद्ध नाप सकता है, 0.1 kg ही शुद्ध वो माप सकता है। तो गुणे 10 की पावर 3 kg लिखा हुआ है, यानी कि वो कितना नाप सकता है मेरे भाई, 100 kg। कितना नाप सकता है, 100 kg। ठीक है, यानी कि यहां पर जो इसकी मापने की जो रेंज आएगी, वो जो त्रुटि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो बेसिकली या तो 5500 से लेकर के कितना नाप सकता है, 5700 तक। इतना डिफ्लेक्शन, 100 किलो का अंतर आएगा भाई। देखो या तो कितना नापेगा, 5500 ग्राम, 5500 ग्राम मापेगा, या भैया क्या कर सकता है और कम माप सकता है, 5500 मापेगा। देखो सबसे कम वो कितना माप सकता है, 5.6, मतलब वो इसकी जो वो है यथार्थ है, लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इसका कितना है, 0.1, कितना है 0.1, वही लिखा हुआ है लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इसमें यदि वो केजी में नाप रहा है तो इसकी माप में 100 किलो का अंतर आएगा, या तो इससे 100 किलो कम मापेगा या इससे 100 किलो ज्यादा नापेगा, वही है लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका लीस्ट काउंट देखो तो यहीं से पता चल जा रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 गुणे 10 की पावर 3 kg। यानी कि जब इसको देखो तो इसके लीस्ट काउंट कितने हैं, 0.01, यानी ये कितनी सबसे छोटी राशि माप सकता है, इतना। तो यानी कि देखो ध्यान से देखो तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो सकता है, तो ये कितना हो गया, 10 kg। ठीक है, इसकी माप में कितना अंतर आ सकता है, 10 किलो का, 10 किलो का ही अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये कितना माप सकता है, ये समझ लो मान सकता है 10 किलो का अंतर आएगा। तो 5500 किलो था, तो या तो 5590 kg मापेगा या 5610 मापेगा, क्योंकि या तो कम मापेगा या ज्यादा मापेगा। कितना, 10 किलो। कैसे पता चला सर, लीस्ट काउंट से, कि कोई भी व्यक्ति कितना अंतर कर सकता है 10 किलो का। बात समझ में आई। इसमें देखो, ओहो ये कितना है इसका लीस्ट काउंट, 0.001। अरे वाह, इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये 0.001, 3 kg। तो इसको देखेंगे तो ये 1 kg। तो ये कितने का अंतर आ रहा है भैया, 1 किलो का। कितने का अंतर आ रहा है, 1 किलो का। तो यह 5500 में से 1 किलो कम मापेगा, 1 किलो कम मापेगा, या 5600 से 1 किलो ज्यादा मापेगा। तो ये इसका क्या है, रेंज है कि इतनी वह त्रुटि कर सकता है माप में। बात समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी भाई, कि सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, माप जो है उसकी उतनी ही यथार्थ होगी। जैसे यहां पर देखो, इसका जो है आपने किसी को लिख दिया कि 5600 किलो नापना है। कितना मापना है भैया, 5600 किलो। इस बात का तो यही मतलब हो, लेकिन यहां पर जब हम लीस्ट काउंट के पास गए तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसके सार्थक अंक कितने हुए, 4 भैया। तो इसके सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। इसके सार्थक अंक गिन लो, 1 2
3, तो इसके सार्थक अंक 3 है। तो सबसे ज्यादा कौन सी माप शुद्ध हुई? जिसके सार्थक अंक ज्यादा हैं, ये वाली। नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़े बेटा, नोट कर लीजिए। अगली विशेषता नंबर 4 कि जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी ही ज्यादा शुद्धता होगी, यानी कि प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। तो लिखिएगा, अगली विशेषता क्या है? यदि सार्थक अंक अधिक होंगे तो प्रतिशत त्रुटि कम होगी। अच्छा देखो, अब यहां पर आपको प्रतिशत त्रुटि नहीं समझ में आ रही होगी कि प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो बेटा अभी हम प्रतिशत त्रुटि पर एक पूरा लेक्चर करेंगे, वहां से आपको ये प्रतिशत त्रुटि क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे किसी माप में, वह उतनी ही शुद्ध राशि मापेगा, यानी कि उसको मापने में उतनी ही कम प्रतिशत त्रुटि होगी। बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं सार्थक अंक बेटा लिखने के कुछ नियम हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा, सार्थक अंकों के नियम। सार्थक अंकों के नियम, इनको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं सार्थक अंकों के नियम। क्या नियम है बेटा? पहला नियम है, पहला है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने लिख दिया 2.3431 तो यहां पर शून्य तो कोई भी नहीं है, तो जितने भी अंक हैं यदि अशून्य हैं, मतलब शून्य नहीं है, तो वो सब के सब किस में काउंट होंगे? सार्थक अंक में। तो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो गए? इसके सार्थक अंक आपके हो जाएंगे 6। क्लियर हो? 6 कैसे? 2 2 4 और 2 6। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है दूसरा नंबर कि दो शून्योत्तर अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि जैसे मान के चलो कोई माप लिखा हो 2.300001, ऐसा कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखा हुआ है कि ये यहां पर इनके बीच में 3 शून्य है। कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं। तो यहां पर देखो, तो ये सभी के सभी अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे, सभी के सभी अंक, क्योंकि बीच में यदि 2 भी शून्य लिखे होंगे वो सार्थक अंक में काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। क्लियर? जितने भी बीच में शून्य यदि लिखे हों, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में यदि शून्य लिखे हैं, तो वो सभी के सभी अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा नियम क्या है सार्थक अंक लिखते समय? कि बाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक नहीं है। बाईं तरफ के सभी शून्य, बाईं तरफ के मतलब इस तरफ के सभी शून्य। जैसे मान के चलो कि आपने किसी को मापा और उसकी माप मान लो कि x बराबर आ रहा है कितना? 0.0023 आ रहा है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि बाईं तरफ के जितने भी शून्य हैं, बाईं तरफ के जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। तो ये 0 सब हट गए, तो कितने अंक बेटा? 2। तो यही तो क्या हो जाएंगे? सार्थक। क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो सार्थक अंक बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2। क्लियर हुआ?
और तीसरा चौथा क्या है कि बाईं तरफ के छोड़ के, अब किसकी बात हो रही है, दाईं तरफ के, तो दाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बात समझ में आई कि भैया बाईं तरफ यदि जीरो लगे हुए हैं, बाईं तरफ यदि किसी संख्या के बाईं तरफ आप चाहे जितने जीरो लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सार्थक अंक आपके जो नंबर होगी वही होगी, ठीक है। लेकिन यदि दाईं तरफ शून्य लगे हुए हैं तो वो जीरो सार्थक अंक पर काउंट होंगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 30.00 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पर इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, एक होगा क्या, नहीं, दाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, तो कितने सार्थक अंक हो गए, 4। सार्थक अंक बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 4। क्लियर है, नोट करिए। तो फिर और 2-3 नियम हैं, उनको करके और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगली जो नियम है सार्थक अंक लिखने के, 5वां है, क्या है कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा हो, एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा है तो केवल आंकिक मान ही सार्थक अंक कहलाएंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे बेटा देखो, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ध्यान से देखना, जैसे लिखा हुआ है 3.45 गुणे 10 की पावर 8 लिखा हुआ, मान लो, तो 10 की पावर 8 भैया ये काउंट ही नहीं करेंगे हम, सार्थक अंक केवल किस बात पर निर्भर करेंगे कि ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक आपके कितने हो जाएंगे, 3। कैसे पता, ये लिखा हुआ है कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा हुआ है, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा हुआ होता है यह उस बात में निर्भर करता है, जैसे घात में लिखा हुआ 10 की पावर 8, यानी इसका सार्थक अंक हमें नहीं लेना, हमें किसका लेना है, जो किस पर लिखा हुआ है, जो केवल आंकिक मान पर। अच्छा, अब आपके दिमाग में सर ये भी तो दौड़ रहा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर कितना है, 4, ये इतना है, अच्छा मैं इसको 5 कर लूँ क्या, चलो ठीक है 5 के ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी है, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा गुणा कर रहा हूँ इस वजह से है 5 कर दिया। 3 4 5 गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 3 4 5 और 1 2 3। अब कह दो कि अब कितने सार्थक अंक हैं, तो अब सार्थक अंक चेंज हो जाएंगे बेटा, सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सार्थक अंक अब कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक अब आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। सर ये कैसे, इसका तो सार्थक अंक आपने 3 का और इसका आपने क्या कहा 6 बोल रहे हैं। अरे भैया बात समझो, यहाँ पर जो भी दिया रहे केवल उसी का निकालना है, अपने से गणित का ज्ञान नहीं पेलना है। बात समझ रहे हो, अपने से गणित का ज्ञान नहीं पेलना है, ठीक है। सार्थक अंक निकालने के लिए जो दिया है वही लिखा हुआ मानो, अपने से गुणा भाग मत करो, ठीक है, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि ऐसा लिखा होगा तब तो सार्थक अंक आपके 6 आएंगे, और यदि ऐसा लिखा हुआ होगा तो आपके सार्थक अंक 3 होंगे। क्यों, क्योंकि जो लिखा हुआ दे रहे हैं हम लोग वही मानेंगे, ठीक है ना, अपने से कुछ कलाकारी नहीं करेंगे। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला है 6ठा नंबर, क्या है कि यदि हम किसी भी भौतिक राशि में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो सार्थक अंकों के लिए भौतिक राशि
को ही देखेंगे। तो सार्थक अंकों के लिए भौतिक राशि को ही देखेंगे। जैसे बात समझो, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि यदि आप जो है कोई भौतिक राशि दिया हुआ है, जैसे मान के दिया हुआ है कि 1.75 सीसी दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और इसमें मैं मान के चलो कि 25 का गुणा कर रहा हूं। कितने का गुणा कर रहा हूं? 25 का। तो भौतिक राशि तो आपको ये दी हुई थी ना, आपने क्या किया? 25 का गुणा किया है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम किस पर जाएंगे? जो भौतिक राशि है वो क्या दिया हुआ है उसके सार्थक अंक निकालेंगे। बाकी किस संख्या का गुणा कर रहे हैं या किस संख्या का भाग कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सार्थक अंक बेटा कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखो तो सभी अशून्य सार्थक अंक है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3। बात समझ में आई? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमने कौन कौन से बेटा नियम पढ़े? पहला नियम पढ़ा कि जितने भी अशून्य अंक होंगे वह सभी सार्थक अंक होंगे, ठीक है, पहला। फिर दूसरा हमने क्या लिखा कि यदि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जो शून्य लगे हुए हैं वो आपके सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है, 2 नियम। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि यदि बाईं ओर 0 लगे हुए हैं तो बाईं ओर के 0 सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा कि यदि दाईं ओर 0 लगे हुए हैं तो दाईं ओर के जितने भी 0 हैं वो सार्थक अंक में काउंट होंगे, ठीक है। पांचवा हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी भौतिक राशि को एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा हुआ, घात के टर्म में लिखा हुआ है, तो उसके लिए केवल और केवल किस बात पर निर्भर? आंकिक मान ही उसका सार्थक अंक कहलाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्लियर। अगला क्या है कि यदि हम किसी भौतिक राशि में किसी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो सार्थक अंक के लिए किसको देखेंगे? केवल भौतिक राशि को ही देखेंगे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने 25 का गुणा किया है, तो हमें कितने का गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? इसको, जो पहले से दिया हुआ है, क्लियर हुआ। तो सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। अब देखो बेटा, थोड़ी सी और बचा हुआ है 10 मिनट का लेक्चर, तो उसको तो हम कर लेते हैं। अच्छा, 7वां के केस में देख लेते हैं कि जैसे अब कैलकुलेशन आ गया, जोड़ घटाव आ गया, तो कैसे करेंगे इन केस ऑफ। तो अगली हेडिंग डाल लेना 7वें नंबर पे, इन केस ऑफ कैलकुलेशन की उनका भैया जोड़ घटाव कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है कि यदि हम किसी भी भौतिक राशि को आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, यदि हम किसी भौतिक राशि के, लिखो फिर बाद में समझाते हैं, यदि हम किसी भौतिक राशि को जोड़ या घटा रहे हैं तो हमारा उत्तर दशमलव के बाद सबसे कम अंक के साथ होगा, अब देखो इस बात का मतलब समझते हैं क्या है। अच्छा, ऊपर का लिख गए होगे ना, इसको मैं हटा देता हूं, कहाँ गया? चलो नोट करो बेटा इसे, हाँ चलो, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो 2 मिनट की और बात, फिर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। चलो 7वां नंबर की, यदि किसी हम भौतिक राशि को जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर दशमलव के बाद जितने भी सबसे कम अंक होंगे उसी के साथ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा कहीं लिखा हुआ है 3.2114, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 0.23, फिर लिखा हुआ है 1.112। अब इनको हमें क्या करना है बेटा? जोड़ना है, तो जोड़ो, ये 4, ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और ये भी 5 और ये 4, इतना आ गया। जोड़ने के बाद आप इतना तो आ ही जाओगे, ठीक है। लेकिन
अब आपको यह देखना है कि इतने को यदि आप जोड़ रहे हो तो इसमें से जो दशमलव के बाद जितने सबसे कम अंक हैं आप उतना ही आंसर में लिखोगे। तो आपका आंसर जो एक्यूरेट आएगा कितना आएगा, दशमलव के 2 अंक बाद तक, तो दशमलव के 2 अंक बाद तक ही आप आंसर लिखोगे, 3-4 नहीं लिखोगे। ये है चीज लिखा हुआ कि यदि किसी भी भौतिक राशि को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसके बाद जो उत्तर लिखेंगे वह उसके साथ जाएगा जिसके दशमलव के बाद सबसे कम अंक होंगे। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अगला क्या है, ये ए नंबर हो गया। बी नंबर क्या है, गुणा या भाग के लिए भी उत्तर दशमलव के बाद सबसे कम अंक के साथ होगा। जैसे हम गुणा या भाग भी कर रहे हैं ना, तो उसमें देखेंगे कि जिस संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं तो उसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसके हैं, तो वही उसी के साथ हम लोग का आंसर जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 3.1143 और यहाँ पर लिखा हुआ है गुणे 1.23, इनका हम आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इसका गुणा आएगा वो कितना आ रहा है, 3.8305889 इतना आ रहा है। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना कितना आ रहा है, 3.8305889 इतना आपका आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो अब हमें उत्तर लिखना है ना बेटा, क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। किसके साथ हम जाएंगे, तो हम उसके साथ जाएंगे जिनके दशमलव के बाद सबसे कम अंक होंगे। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाला ये है, यानी कि अब हमारा जो आंसर होगा वो कितने अंक होगा, दशमलव के 2 अंक बाद तक। तो दशमलव के 2 अंक बाद कितना है, 3.83 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, इतना हम लिखेंगे। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, और आपको क्या करना है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंटीग्रल एजुकेशन को, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर इंटीग्रल एजुकेशन का ऐप आपको मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब प्लस प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।